पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो और विवाह योग्य होने के पश्चात अब तुम अपने घर चली जाओगी। और रही बात जो तुम वीरांगना जैसा रूप धारण किए हुए हो, इसको छोड़ दो क्योंकि अब तुम्हें अपने घर जाना होगा। अरे पिताजी, आप कैसी बातें करते हैं। मैं अपने घर जाऊंगी तो आप लोग कैसे रहेंगे, क्योंकि आपका तो कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। मेरे जो होने वाले पति होंगे वही तो इस राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। तो फिर मैं अपने घर को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। नहीं पुत्री, अगर मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। कोई भी पिता यह नहीं चाहेगा कि उसकी पुत्री उसके घर में रहे और वह भी विवाह के बगैर। अरे पिताजी, विवाह के बगैर रहूंगी तो क्या होगा। मैं ज्यादातर इस राज्य का ख्याल रख सकूंगी और जितना हो सकेगा मैं इस राज्य में रह सकूंगी। अरे पुत्री, राज्य में तुम रहना, सारा वैभव है तो तुम्हारा ही। लेकिन सोचो, अगर तुम इस राज्य में रहोगी और विवाह नहीं करोगी तो कैसे चलेगा। अरे पिताजी, मुझे वह सब वीरांगना वाले लक्षण मुझ में हैं जो एक पुरुषों में होने चाहिए। अरे पुत्री, तुम्हें विवाह तो करना ही होगा। विवाह नहीं करोगी तो कैसे चल सकेगा। अरे पिताजी, आप तो रहने दीजिए। आप क्या समझेंगे वीरांगना का जीवन। अरे पुत्री, वीरांगना होना अच्छी बात है, अपने राज्य के लिए ऐसा होना अच्छी बात है, लेकिन विवाह तो करना ही पड़ेगा। अरे पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगी। यह बात इंदुलेखा बार बार पिताजी से कहती है, लेकिन पिता की बात को एक ना मानकर उसी समय महारानी आती हैं। पुत्री, तुम ऐसी जिद क्यों कर रही हो। अब तुम विवाह योग्य हो गई हो। वीरांगना वाला रूप छोड़कर तुम्हें विवाह करना ही होगा। अरे माँ, मैं विवाह कैसे कर लूँ। इस राज्य के लिए उत्तराधिकारी कोई भी नहीं है। मेरे होने वाले पति ही होंगे और क्या पता मेरे पति लोभी हुए तो मैं कैसे उनसे उनसे विवाह कर सकती हूँ। और लोभ के कारण तो यह राज वैभव जो हमारे पिता और मैंने तैयार किया है वह तो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। अरे पुत्री, ऐसी बातें क्यों करती हो। मैं तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढूंगी और महाराज भी यही चाहते हैं कि उनकी पुत्री का विवाह एक योग्य वर से हो। तो माँ, आप खुद ही बताइए कि योग्य वर कैसे मिलेगा। योग्य वर ढूंढने के लिए मैं कहाँ जाऊँ और पिताजी कहाँ जाएंगे। इस संसार में योग्य वर ढूंढने के लिए आपके पास कोई ऐसी रणनीति है जिससे यह पता चल सके कि मुझे योग्य वर और इस राज्य के लिए एक अच्छा और नेक दिल उत्तराधिकारी मिल सके। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे पिता से बात करती हूँ। महाराज, आप अपनी पुत्री से बार बार जिद ना कीजिए। वह तो इस राज्य के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि उसे एक वीरांगना जैसी राजकुमारी मिली है और वीरांगना जैसी राजकुमारी पाकर यह राज धन्य हो गया है। अरे महारानी, वीरांगना होना अच्छी बात है, लेकिन विवाह तो करना ही है। यह तो जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है, क्योंकि इसी से हमारा आगे का जीवन चलता है। महाराज एकदम ठीक कहते हैं, लेकिन जरा आप सोचिए, जब उसकी यह राजी ही नहीं है कि वह विवाह करे तो कैसे चल सकता है। अरे, विवाह तो होकर ही रहेगा। पिताजी, आप फिर से माँ से जिद कर रहे हैं। माँ आपसे सही कह रही हैं कि आप मेरा विवाह एक योग्य वर से करें, क्योंकि योग्य वर ही इस राज्य को चला सकता है। अरे पुत्री, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे भले और बुरी के बारे में जानता हूँ। तो पिताजी, आप स्वयं ही ये निर्णय कीजिए कि मेरा विवाह किससे होगा। तो पुत्री, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारा स्वयंवर कर देता हूँ। अरे पिताजी, आप स्वयंवर करेंगे, मैं रूप और सौंदर्य को देखकर उसे वर्ण कर लूंगी, लेकिन क्या पता चले कि वह आगे चलकर कुछ ऐसा लोभी बन जाए जिससे मेरा जीवन ही नष्ट हो जाए, इस राज्य का वैभव ही चला जाए। अरे पुत्री, ऐसा नहीं है।
एक बार मेरी ओर नजर देखो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, और मैं यहाँ के कुल गुरु से कहकर तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढूंगा, और ढूंढने के पश्चात ही इस राज्य में चैन से बैठ पाऊंगा। अरे पिताजी, एक बार अपनी रणनीति बता तो दीजिए कि जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे पिता मेरे लिए वर कैसे ढूंढने वाले हैं। तो सुनो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुल गुरु से कहकर तुमसे और तुम्हारे विवाह के योग्य जो वर होगा, कुछ मैं तस्वीरें मंगाऊंगा, और उन तस्वीरों को चुनकर तुम यह निर्णय लेना कि इनमें से तुम्हें किससे विवाह करना है। हाँ पिताजी, एकदम ठीक रहेगा, लेकिन बात तो फिर से वही बैठ रही है कि मैं सौंदर्य और रूप को देखकर उससे विवाह कर लूं, कहीं यह राज हमारा छिन ना जाए। अरे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और मैं जैसा करता हूँ वैसा ही तुम करती जाओ। पिताजी, आपके कहानुसार मैं वीरांगना बनी हूँ, और जो आपने निर्णय लिया है यह भी ठीक है, लेकिन याद रखना मेरा वर ऐसा होना चाहिए कि मैं इस वीरांगना रूप को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे यह रूप बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं अपने राज्य के लिए सजग रहती हूँ। हाँ पुत्री, तुम एकदम ठीक कहती हो, लेकिन यह सोचना तुम्हारे पिता तुम्हारे संग कभी अधर्म नहीं होने देंगे। हाँ पिताजी। महाराज, जो आप कर रहे हैं वह हमारी पुत्री के लिए क्या ठीक रहेगा? हाँ, ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। एक बार तुम इस निर्णय को सुनोगी, उसके पश्चात ही कुछ होगा। इसके पश्चात राजा कुलगुरु से मिलते हैं। गुरुजी, मैं आपसे जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए। मेरी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है, और जितने भी योग्य युवा हैं उनको बुलाइए, और उनको बुलाने के पश्चात मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। राजन, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा, लेकिन यह तो बताइए कि आपकी पुत्री के लिए कैसा वर चाहिए? मेरी पुत्री के लिए वर ऐसा चाहिए जो इस राज्य के लिए सजग रहे, कभी उसके मन में लोभ ना हो, और लोभ ना होगा तभी से मेरी पुत्री ठीक से रह सकती है। तो ऐसे तो वर ढूंढने बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे महाराज, क्योंकि मैं जो वर ढूंढने के लिए जाता हूँ सारे के सारे जितने भी राजकुमार हैं वह लोभी हैं। तो ऐसा करते हैं, इन राजकुमारों की परीक्षा कर लेते हैं। परीक्षा करने पर ही पता चलेगा कि कौन से राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह करना है। हाँ, ऐसा ही ठीक रहेगा। इसके पश्चात राजा कुलगुरु से कहकर उन सभी राजकुमारों को अपने राजमहल में आमंत्रण देते हैं, और कुछ ही दिनों में वह सारे के सारे राजकुमार उनके पास आ जाते हैं। विजयनगर के राजकुमार का नाम इंद्रेश होता है, और प्रतापगढ़ के राजकुमार का नाम प्रताप नारायण होता है, और तीसरे राजकुमार यानी महेंद्रगढ़ के राजकुमार का नाम होता है भानु कुमार। यह तीनों राजकुमार जब राजा के पास आते हैं। महाराज, आपके कहे अनुसार यह तीनों राजकुमार आ गए हैं, और इन्हीं तीनों राजकुमार को मैंने अपनी दृष्टि में अत्यंत ही निपुण और लोभ रहित माना है। आप जैसा समझे वैसा करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी पुत्री का विवाह होने वाला है, और वह विवाह मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ कि जिससे को भी अपनी पुत्री का मैं हाथ दूं वह लोभ रहित हो, और उसमें लोभ का एकमात्र भी ऐसा निर्णय ना हो जिससे मेरी पुत्री दुखी रहे। तुम तीनों से यह कहना चाहूंगा कि 1 वर्ष के पश्चात इस राज्य में दोबारा से आना, और दोबारा से आने के पश्चात तुम्हें 1 वर्ष में बस इतना सा कार्य करना है कि मेरी पुत्री के लिए इतना कीमती उपहार लेकर आना जिससे मेरी पुत्री बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता के संग तुमसे विवाह कर सके। इसलिए 1 वर्ष के पश्चात ही आना। वहां से चले जाते हैं, और 1 वर्ष के बाद फिर से आते हैं। महाराज, आपके कहे अनुसार 1 वर्ष बाद हम फिर से आ गए हैं। तो बताओ, हमारी पुत्री के लिए ऐसा कौन सा कीमती उपहार आप लोग लेकर आए हैं जिससे हमारी पुत्री प्रसन्न होकर तुम तीनों में से किसी एक के गले में जयमाल डाल दे।
हाँ महाराज, सबसे पहले इंद्रेश बोलता है, महाराज मैं आपकी पुत्री के लिए सुंदर से सुंदर उपहार के स्वरूप में हीरे जवाहरात लेकर आया हूँ, जिससे आपकी पुत्री बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी। इसके पश्चात दूसरा राजकुमार बोलता है, महाराज मैं आपकी पुत्री के लिए सुंदर से सुंदर पुष्पों से सजाए हुए उपहार लेकर आया हूँ, जिसमें नीलम और पन्ना से जुड़े हुए बहुत से मोती हैं। तीसरे राजकुमार की बारी आती है। हाँ बताओ भानुकुमार, तुम मेरी पुत्री के लिए क्या उपहार में लेकर आए हो? महाराज, आपने जो मुझे 1 वर्ष की अवधि दी थी, उस अवधि में मैं आपकी पुत्री के लिए कुछ भी नहीं ला पाया। ऐसा क्यों? तुम मेरी पुत्री के लिए कुछ क्यों नहीं ला पाए? मैं इसलिए नहीं ला पाया क्योंकि मैं अपने राज्यकाज में इतना व्यस्त था कि आपके 1 वर्ष की अवधि को मैं भूल गया। अरे तुमने तो वादा किया था कि 1 वर्ष की अवधि के बाद जब मैं तुम लोगों को बुलाऊंगा तब तुम मेरी पुत्री से विवाह करना, और जो योग्य वर होगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तुम भानु कुमार इतने भुलक्कड़ हो गए कि अपने राजकाज में इतना व्यस्त हो गए कि मेरी पुत्री के लिए योग्य वर चयन करने में भी तुमने वादा डाल दी है। महाराज, आप जो कह रहे हैं एकदम उचित है, लेकिन इस 1 वर्ष में मैंने जो किया वह तो आप सुनिए। हाँ बताओ, तुमने 1 वर्ष में ऐसा क्या किया कि मेरे दिए हुए समय को तुमने जरा सा भी ध्यान न देकर तुमने ऐसे कार्य किए जिसे तुम व्यस्त रह सके? हाँ महाराज, एकदम ठीक कहते हैं, लेकिन सुनिए। हाँ बताओ। महाराज, जब 1 वर्ष पहले आपके राज दरबार से मैं जा रहा था, तब मैंने देखा था कि आपके ही राज्य में डाकुओं ने हमला कर दिया था, और डाकुओं के हमला करने के पश्चात मैंने देखा कि कुछ स्त्री और बच्चे बहुत ही ज्यादा दुख के संग रह रहे हैं, और वह इस प्रकार से था। बूढ़ी माँ, आप ऐसी क्यों बैठी हुई हैं? बताइए, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारे पुत्र और बहू सभी थे, सभी इधर से उधर चले गए। मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे जो पुत्र और बहू थी वह डाकुओं ने लूट कर उन्हें मार डाला है। अब मैं बताओ कहाँ जाऊं? यह सुन मैं बूढ़ी माँ से कहता हूँ, माँ, तो ऐसे आप निराश ना होइए, पूरी घटना बताइए, ऐसा क्या हुआ आपके संग जो आप इतनी निराश हैं? बेटा, डाकुओं ने हमारे घर में हमला कर दिया। हमारे घर में ही नहीं, इस राज्य के छोटे से गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया, और हमले के कारण आज हम ऐसे रह रहे हैं। भानु कुमार बताता है, महाराज, यही नहीं, जब उस बूढ़ी दादी ने बताया, उसके पश्चात मैंने संघर्ष के संग उनके जितने भी जख्मी बचे हुए उनका मैंने इलाज कराया, और यही नहीं, आपके जितने भी प्रजाजन थे जख्मी, मैं अपने राज्य में ले गया और उनका मैंने भरण पोषण किया, और जब तक वे ठीक नहीं हो गए तब तक मैं उनकी देखभाल करता रहा, और इस देखभाल में मुझे पूरे 10 महीने बीत गए थे। जब डाकुओं ने 10वें महीने में फिर से हमला किया, तब मैंने फिर से उन लोगों को सुसज्जित कर दिया, और मैंने इतना उन्हें शिक्षित कर दिया कि उन्होंने अकेले ही इतने डाकुओं को मार डाला कि पूरा गांव आपका सुरक्षित हो गया, और सुरक्षित होने के पश्चात आज वह निर्भरता के संग अपने गांव में रह सकते हैं। एकदम ठीक भानु कुमार, तुम्हारी इस कहानी को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। लेकिन यह बताओ, 10 महीने बीतने के पश्चात 11वें और 12वें महीने में तुमने क्या किया? महाराज, इसके पश्चात मैंने अपने पिता का कुछ कारोबार संभाला, जिसमें मेरे पिता ने कुछ ऐसे कार्य दिए थे जिसमें मैंने कुछ गांव वालों के लिए तालाब की खुदाई करवा कर तालाब खुदवाया, जिससे गांव में सिंचाई होने लगी। गांव में जब सिंचाई होने लगी तब सबके आहार ठीक होने लगे। आहार ठीक होने से सभी लोग प्रसन्न रहने लगे। और इसके पश्चात 12वें महीने में तुमने क्या किया? 12वां महीना जैसे ही आया कि मैंने अपने पिता का सारा राज्य संभाल लिया। जितने भी सैनिक थे मैंने उन्हें इतना प्रत्यक्ष कर दिया कि कोई भी हमारे राज्य में हमला करे तब हमें उसे मुंह तोड़ के जवाब दे सके।
यह सुनकर राजा इतने भावुक हो जाते हैं कि उन दोनों राजकुमारों को भूलकर भानु कुमार को ही अपनी पुत्री देने का निर्णय बना लेते हैं। भानु कुमार, तुम्हारी इस कहानी को सुनकर मैं इतना भावुक हो गया हूँ और मुझे लगता है कि मेरी पुत्री के योग्य तुम ही ऐसे वर हो जो मैं अपनी पुत्री को दे सकता हूँ। तुमने मेरी प्रजा की इतने संकट में देखकर जरा सा भी लोभ मन में ना लेकर तुमने ऐसा निर्णय बनाया कि इनको मैं प्रशिक्षित करूं, और शिक्षित करने के पश्चात तुमने डाकुओं से उन्हें निर्भय कर दिया। साथ ही तुमने तालाब और बहुत से ऐसे कार्य किए जिसे तुम्हारी इस चर्चा को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं पुत्री का हाथ तुम्हारे ही हाथ में दूं। महाराज, जैसा आप समझे वैसा करें, लेकिन याद रखना मैं राज्य का लोभी नहीं हूँ। जैसा आप करेंगे वैसा सब आपकी पुत्री के लिए ही होगा। इसके पश्चात भानु कुमार को ही राजा अपनी पुत्री दे देते हैं